नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब भूपेश बघेल राजनांदगांव से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तब चुनाव प्रचार के दौरान एक तस्वीर खूब चर्चा में थी। दरअसल वो एक वॉल राइटिंग थी जिसमें लिखा था कि भूपेश बघेल को कमल छाप में वोट दीजिए। ऐसी अचरज और हैरान भरी तस्वीर हो सकता है पेंटर ने गलती से लिख दी हो, लेकिन लगता है जनता ने उसे सही मान लिया और राजनांदगांव से भर भर कर कमल छाप में वोट दिया। और इस तरह से अकेले राजनांदगांव विधानसभा से मिली हुई लीड के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे करीब 40-45 हजार वोटों से भूपेश बघेल से चुनाव जीत गए। आज मैं कमल छाप वाली इस तस्वीर के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भूपेश बघेल का एक ट्वीट आया है, एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट आए हैं, जिस पर आज खुलकर विश्लेषण होगा। छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कारोबारी हेमंत चंद्राकर को ईडी ने जब हिरासत में लिया था और हिरासत से छूटने के बाद कारोबारी हेमंत चंद्राकर ने जब ईडी के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, तो उसी बारे में भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में पुलिस के बारे में जो बातें लिखी थी, उनकी अंतिम पंक्तियों पर आप गौर करें। पुलिस के उन कमल छाप जिम्मेदारों को समझ जाना चाहिए जो कानून के खिलाफ जाकर षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। और इसके बाद अंतिम लाइन में लिखा था, समय बीतेगा सवेरा होगा। आमतौर पर इतनी शालीन भाषा को धमकी नहीं कहा जाता, लेकिन ये धमकी नहीं तो और क्या है। साफ तौर पर भूपेश बघेल पुलिस के अधिकारियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देर सवेरे उनकी सरकार जब आएगी तब देख लिया जाएगा। हालांकि ये देख लिया जाएगा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जब पुलिस विभाग के बारे में लिख ही दिया है तो ऐसे में गृह मंत्री विजय शर्मा की भी टिप्पणी आनी थी, तो उनकी ओर से भी ये गिनाने में देरी नहीं की गई कि उनके शासनकाल में क्या क्या होता था। उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है सब जानते हैं। पुलिस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा गया था, उन अधिकारियों को के ऊपर भी फर्जी प्रकरण बनवाए गए थे। उन्हीं लोगों के समय में छत्तीसगढ़ में संस्थाएं बर्बाद हुई, काम करने का कल्चर खत्म हुआ है। मैं सच कह रहा हूं आपके सामने, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल भूपेश बघेल की ओर से ये ट्वीट तब किया गया था जब कारोबारी हेमंत चंद्राकर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। हालांकि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि ईडी के विरुद्ध न तो किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच करवाई जाएगी और न ही एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, और इस तरह से हेमंत चंद्राकर की वो याचिका खारिज कर दी। वैसे भूपेश बघेल को हेमंत चंद्राकर और उससे भी ज्यादा सन्नी अग्रवाल से काफी उम्मीदें थी। दरअसल ये वो सन्नी अग्रवाल ही थे जो हेमंत चंद्राकर को थाने लेके गए थे, किन हालातों में लेके गए थे, हेमंत चंद्राकर उस समय किस तरह का व्यवहार कर रहे थे, क्या वो सही में परेशान थे या एक्टिंग कर रहे थे, ये एक बार आप खुद ही देख लीजिए। बयान लिखे, बयान लेने के बाद मीरा सिंह साहब नाम के एक अधिकारी हैं, उनसे डायरेक्टर बुलाए, बोले राम गोपाल अग्रवाल, विजय भाटिया और किशोर आशीष वर्मा, उनका सबका नाम ले। न ही मैं वैभव अग्रवाल को जानता हूँ, न ही मैं राम गोपाल अग्रवाल को जानता हूँ, न मैं कभी मिला हूँ। हो सकता है मोबाइल में नंबर निकल जाए और मुख्यमंत्री जी का नंबर निकल जाएगा तो मैं क्यों बोलूँगा साहब मुख्यमंत्री जी का। साहब का नंबर निकल जाएगा तो मैं क्यों नहीं कहूँगा साहब को जानता हूँ। तेरी बेटी तेरे को देख नहीं पाएगी, मर जाएगा, ये वो तेरे खानदान को अंदर कर दूंगा बोलता है। कर दे ना भाई, कर दे, मार दे। नाम किनका बोलता है? भूपेश बघेल, राम गोपाल अग्रवाल, विजय भाटिया, वो कोई चावला है, कोई होटल वाला, उसका नाम लो बोलता। मैं कहाँ से लूंगा साहब, नहीं जानता उनको, गरीब आदमी मैं। अब आते हैं भूपेश बघेल के दूसरे ट्वीट की ओर जो उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के एक सरकारी वकील के विरुद्ध किया है। लेकिन उससे पहले समझना होगा कि छत्तीसगढ़ शासन के वकील सतीश गुप्ता ने किया क्या था। दरअसल गवर्नमेंट वकील सतीश गुप्ता ने सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने वाले कांड का खुले रूप से सोशल मीडिया में समर्थन करते हुए लिखा था कि वो एक ऐतिहासिक पल है जब जूता सीजीआई की ओर उड़ा। और इसकी अगली लाइन में लिखते हैं, वो 71 की उम्र ही क्या कमाल की निशानेबाजी थी। सनद रहे वकील राकेश किशोर एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मुख्य जज बीआर गवई
तृतीय श्रेणी में BA पास हैं। तो एक और मौका मिल गया भूपेश बघेल जी को ट्वीट करने का, लगे इस्तीफा मांगने कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी आप सरकारी वकील से इस्तीफा ले लीजिए। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये वकील साहब हैं सतीश गुप्ता, बिलासपुर हाई कोर्ट के सरकारी वकील हैं। इनकी मानसिकता देखिए, माननीय मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंके जाने से न केवल खुश हो रहे हैं बल्कि जूता फेंकने वाले और मुख्य न्यायाधीश की पढ़ाई लिखाई की तुलना कर रहे हैं। जो घटना हुई है वो भारतीय समाज और देश के लिए शर्मनाक है। ये अनुसूचित जाति के हर व्यक्ति का अपमान है। तो कुल मिलाकर मंशा भी स्पष्ट हो गई, जब तक पॉलिटिक्स में जाति का तड़का न लगाया जाए तो मौजूदा हालात में जिस तरह से राहुल गांधी वाली कांग्रेस चल रही है तो वहाँ मामला फिट नहीं बैठता। भूपेश बघेल के इस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उज्जवल दीपक की भी सदी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, भूपेश बघेल जी के पास कुछ काम धाम रह नहीं गया है कि वो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे एक ट्वीट कर देते हैं। हम तो उनसे ये मांग करते हैं कि वो अपने सरकार के समय महाधिवक्ता रहे सतीश चंद्र वर्मा की वो चैट भी ट्वीट करें, जिसमें वो उनके भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए जुडिशरी में बैठे हुए लोगों के साथ डील करते नजर आते थे। दरअसल गहराई से समझना होगा इस पूरे मामले में हुआ क्या था, जिसे छत्तीसगढ़ के सरकारी वकील सतीश गुप्ता ऐतिहासिक पल बता रहे हैं। दरअसल वो तारीख थी 6 अक्टूबर, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी। वो जूता फेंकने वाले थे 71 साल के राकेश मोहन, सीनियर एडवोकेट हैं, MSc गोल्ड मेडलिस्ट होने के अलावा PhD है। CJI पर जूता फेंकने के बाद जब सुरक्षा कर्मियों ने सीनियर वकील राकेश मोहन को पकड़ा तो उन्होंने साफ तौर पर चिल्लाते हुए कहा कि सनातन का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल वकील साहब 16 सितंबर की एक घटना से बहुत आहत थे, जब मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित प्रतिमा की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने उस याचिका को खारिज करते हुए साफ तौर पर कुछ अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की थी। तब उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा था, जाओ और देवता से खुद कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ प्रार्थना करो। तो इस घटना के बाद साफ तौर पर कांग्रेस CJI गवई के पक्ष में खड़ी नजर आई। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पिता लंबे समय तक कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के सांसद बनाए गए, राज्यपाल बनाए गए, तो ऐसे में कांग्रेस भाजपा तो होना ही था। जब बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया तो राहुल गांधी के एक बयान को भी काफी ट्रोल करवाया जा रहा है और समझाने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा था, तभी भीड़ में से किसी ने चप्पल फेंकने की कोशिश की थी, तब राहुल गांधी ने कुछ इस तरह का बयान दिया था। देखिए क्या हुआ, आपने जो नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट था और वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से वो गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। यानी तब उस वक्त कांग्रेस के सर्वे सर्वा और सबसे सुप्रीम लीडर राहुल गांधी चप्पल फेंके जाने का समर्थन करते हुए ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों का डर खत्म हो गया है। 71 साल के बुजुर्ग वकील राकेश मोहन ने भी अपना डर दूर करते हुए जिस तरह की भाव अभिव्यक्ति की सोशल मीडिया में लगातार उन्हें समर्थन मिल रहा है, उनके समर्थन में कई वीडियो बनाए जा रहे हैं। लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जिस वक्त अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया था तब तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि जाओ अल्लाह के पास, उनका घर टूट गया है, दुआ करो उनसे कि वही घर बना दे। क्या इस तरह की टिप्पणी पहले कभी किसी जज या न्यायाधीश ने करने की हिम्मत दिखाई थी? मैं बड़ी जिम्मेदारी से उस हिम्मत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। 16 सितंबर को CJI ने जिस तरह से भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी की थी तो स्वाभाविक रूप से न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। लोग काफी तीखे तीखे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। विष्णु जैन को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या तुम हिंदू समाज के ठेकेदार हो, लेकिन यही बात वो कपिल सिब्बल साहब को क्यों नहीं पूछते कि भाई तुम क्या देशद्रोही, जिहादी या मुसलमान के ठेकेदार हो? यह बात पूछने में उनके होठों पर ताला और जीभ लकवा क्यों मार जाती है?
लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस लगातार अपना सनातन विरोधी चेहरा दिखा रही है, खासकर राहुल गांधी जो कांग्रेस के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। जब भी उनकी ओर से कोई बयान आता है तो यह कांग्रेस का आदेश मान लिया जाता है। मौजूदा हालात में हम लगातार राजनीतिक विश्लेषण करते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए जिससे देश और समाज का भला हो। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरे आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, साथ ही साथ मार्गदर्शन करें, कमेंट करें, प्यार दें, प्यार बांटें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।